हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि एकदम मस्त तरीके से अपना जीवन एंजॉय कर रहे हो तुम लोग। और हमेशा की तरह आज स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस। आज है 3 जनवरी। और अगर आज के सेशन का पीडीएफ आपको चाहिए तो जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ। अब जो पहली न्यूज़ उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में काफ़ी रही, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स वगैरह। अब वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अभी हमारा नया लॉ आया है, भारतीय न्याय संहिता, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन पीनल कोड को, उसमें कुछ नए प्रोविजंस हैं हिट एंड रन से रिलेटेड, जिनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसमें जो उनको जो सेक्रेटरी है उनसे इनकी बातचीत हुई और उसके बाद जो है ये थोड़े पैसिफाई हुए। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीक्स टू पैसिफाई ट्रकर्स प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन लॉ। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सेड that the new provisions for hit and run has been kept on hold। तो यानी कि ये वाले जो लॉ हैं अभी होल्ड पे रखे गए हैं, पहले इनसे और थोड़े कंसल्टेशन वगैरह होंगे, उसके बाद ही इस पर सोचा जाएगा कि किस तरह से क्या लॉ लेके आने हैं। सो ओनली आफ्टर हैविंग अ डिस्कशन द डिसीजन विल बी टेकन। So the bus and truck drivers were protesting against the newly elected Bharatiya Nyaya Sanhita, which has a provision for hit and run cases. According to new provision, there is a jail term of 10 years and up to 7 lakh of fine in hit and run cases. बेसिकली अगर कोई व्यक्ति है वो किसी को हिट करके किसी का एक्सीडेंट करके जो है उसको वहीं पर छोड़ के चला जाता है और बाद में पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता है, तो उस केस में 7 लाख तक का फाइन लग सकता है और 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। सो इफ अ पर्सन इज फाउंड इन्वॉल्व इन रैश ड्राइविंग, एस्केप्स द क्राइम सीन एंड फेल्स टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द क्राइम एंड इसके अलावा अगर डेथ हुई है बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तो उस केस में 7 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी। यानी कि अगर वहाँ से भागे नहीं हो, आपने हेल्प की है उस इंसान की और पुलिस को भी बाद में रिपोर्ट किया, तो उस केस में 7 साल की सज़ा होगी। अब जो आईपीसी था, जो पहले वाला रूल था, उसमें ऐसे केसेस में पनिशमेंट 2 साल की थी। तो आप देख रहे हैं 2 साल से 10 साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो अब आप सोचेंगे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल, अगर कोई किसी का एक्सीडेंट करके भाग रहा है तो उस पर पेनल्टी लगनी चाहिए। बात यह है कि जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनका धंधा इसी पे टिका हुआ है, ड्राइविंग वगैरह पे, और कभी कभार कोई भी जानबूझ के जो है एक्सीडेंट किसी का नहीं करता, कई बार गलती से हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। और उनका कहना ये है कि हम वहाँ से इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ का जो मॉब वगैरह है वो हो सकता है उस सबसे गुस्सा होकर उन्हें ही पीटने लग जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या करें फिर वो लोग। और 7 लाख तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, इतनी तो आमदनी भी नहीं होती है ट्रक ड्राइवर्स की, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही है। सो AIMTC said that there is already 25 to 30% shortage of drivers in the transport industry and such a law will only deepen this shortage। तो ऑलरेडी 25 से 30% की शॉर्टेज है ड्राइवर्स की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, और अगर ऐसा लॉ आप लेके आएंगे तो इससे तो और ज़्यादा कमी होगी, क्योंकि ऐसे लॉ जो है डिस्करेज करेंगे यूथ को इस वाले फील्ड में आने के लिए। And the drivers have claimed that no one causes accidents intentionally and they're forced to flee the spot as the enraged mob threatens to kill them। अगर वो वहाँ से नहीं भागे तो कभी कभार मॉब बहुत गुस्सा होकर उन्हें पीटने लग जाता है। सो इन सब कारणों की वजह से ट्रक ड्राइवर्स का किराया है कि एक बार हमसे कंसल्ट तो किया होता हमारी एसोसिएशन से, और उसके बाद थोड़ा एक रीज़नेबल लॉ लेके आए होते तो कोई बात बनती। तो अब जो इन्होंने 3 दिन की स्ट्राइक की थी, प्रोटेस्ट किया था, उससे क्या हुआ ना, क्योंकि सप्लाई वगैरह किसी भी चीज़ की इन ट्रक ड्राइवर्स पर डिपेंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उससे इम्पैक्ट हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल, डीजल और फ्रूट्स, वेजिटेबल, बाकी चीज़ों की सप्लाईज भी काफ़ी अफेक्ट हो गई। एंड इवन इट लेफ्ट द पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड एट द बस स्टेशंस इन सेवरल सिटीज़। जो भी यात्री वगैरह बस वगैरह से ट्रैवल कर रहे थे, तो जैसे ही बस वगैरह ने स्ट्राइक की
तो उससे कई सारे यात्रीगण तो बस स्टेशन पे ही अटके रह गए काफ़ी सारी सिटीज़ में। तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई इस सब चीज़ों की वजह से। अब जब इतनी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट ऐसा लॉ लेके क्यों आई? भाई उनका कहना है कि आए दिन भर दिन जो है रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ज़रूरी है ऐसा कोई कानून आए जिससे कि लोगों में थोड़ा डर हो और वो इस तरह से रैश ड्राइविंग ना करें। क्योंकि कई बार लोगों की गलती होती है, वो अल्कोहल कंज्यूम करके जो है ड्राइविंग वगैरह करते हैं या फिर बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल तरीके से ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से किसी और को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी है उनको अकाउंटेबल ठहराना, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है। सो एटलीस्ट 80,000 पीपल लूज देयर लाइव्स एंड रिसीव सीरियस इंजरीज इन हिट एंड रन केसेस एवरी ईयर। 80,000 लोग कहीं ना कहीं अपनी या तो ज़िंदगी गंवा देते हैं या फिर उनको बहुत सीरियस इंजरीज हो जाती हैं इन वाले केसेस में हर साल। So, by bringing a law on hit and run cases and mob lynching, a framework has been created which addresses social concerns. अब ये जो नया लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता, उसमें सिर्फ हिट एंड रन से रिलेटेड नहीं बल्कि मॉब लिंचिंग वगैरह से भी केसेस हैं। मतलब मॉब लिंचिंग वगैरह के भी प्रोविज़न है कि अगर मॉब लिंचिंग होती है तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा सज़ा उनको मिल सकती है, तो उससे रिलेटेड भी प्रोविज़न है। तो ये सारे प्रोविज़न्स इन्होंने इसलिए बनाए हैं ताकि जितने भी सोशल कंसर्न्स वगैरह हैं वो सब एड्रेस हो पाए। तो ये कहना है गवर्नमेंट का। तो बेसिकली ओवरऑल दोनों पक्ष को सुने तो मुद्दे की बात यह है कि भाई सबसे पहले बात तो ज़रूरी है कि कंसल्टेशंस हो प्रॉपर, ठीक है, हर साइड को सुना जाए। उसके बाद एक प्रॉपर रीजनेबल लॉ लेके आना चाहिए जिससे कि एक तो ऐसे एक्सीडेंट्स कम हो और उसके बाद जो है ड्राइवर्स वगैरह जो हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह जिनका पूरा लाइवलीहुड ड्राइविंग पे ही टिका है, उनको भी इतना ज़्यादा डर ना हो कि भाई वो ये वाला प्रोफेशन नहीं छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड पे आना ज़रूरी है और बेसिकली प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होना चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि कभी कभार जो हिट करता है उसकी तो कई बार गलती भी नहीं होती, कई बार जो दूसरा इंसान आ रहा है कई बार उसकी गलती होती है, लेकिन जुर्माना किसी और को भरना पड़ जाता है। तो एक तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए और ये जो पेनल्टी लगाई गई है इसमें ये थोड़ी रीज़नेबल होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है लॉ को थोड़ा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है फ्री मूवमेंट, म्यांमार बॉर्डर। अब जो म्यांमार बॉर्डर है उसके साथ हमारी फ्री मूवमेंट रजीम थी, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके अराउंड 16 किलोमीटर तक जाया जा सकता था। मतलब म्यांमार के लोग भी आ सकते थे और हमारे यहाँ के लोग भी वहाँ जा सकते थे, ताकि पीपल टू पीपल कनेक्ट बने, रिलेशंस और इम्प्रूव हो, इसलिए ये चीज़ लाई गई थी। लेकिन इसका मिसयूज़ किया इंसर्जेंट्स वगैरह ने, वो यहाँ पे क्राइम करके इंडिया वगैरह में वहाँ पे जाके छुप जाते थे। और उसके अलावा जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ, वो भी काफ़ी आए म्यांमार से। तो इन सब कारणों के चलते गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई ये जो रजीम है ये बंद करनी पड़ेगी अब, क्योंकि इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है इंडिया में। सो द गवर्नमेंट प्लान्स टू एंड द फ्री मूवमेंट regime along international border with Myanmar. The free movement regime, which allows people residing on either side of the Indian-Myanmar border to venture 16 kilometers into each other's category without visa, will end soon. So basically बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक एक दूसरे की टेरिटरी में जाया जा सकता था। So the government has decided to start tendering for an advanced smart fencing system for border. एक बेसिकली स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम लगाया जाएगा बॉर्डर पे, जिससे कि इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं आए और ना ही इंसर्जेंट्स जो है वहाँ पे जा पाए। एनीवन कमिंग थ्रू विल हैव टू गेट वीज़ा। कोई भी आना जाना चाहता है तो भाई वीज़ा लो और फिर अपना काम करो। As it is misused by insurgents to carry out attacks and flee towards म्यांमार। तो जो भी इंसर्जेंट्स हैं जो इंडिया में अटैक करके म्यांमार की तरफ भाग जाते हैं वैसा नहीं होगा। इट विल ऑल्सो पुट अ ब्रेक ऑन इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, ड्रग्स, गोल्ड स्मगलिंग। बेसिकली ड्रग्स और गोल्ड स्मगलिंग जो होती थी उन पे भी एक रोक लगेगी और इलीगल इमिग्रेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा आते हैं म्यांमार से उन पे भी रोक लग पाएगी। ठीक है, अगर दोनों नेशंस की बात करें तो इनका बॉर्डर अराउंड 1643 किलोमीटर का है, यानी कि
1643 किलोमीटर। और ये 4 स्टेट से लगता है बॉर्डर। कौन कौन से है? मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और ये जो फ्री मूवमेंट रजीम है यह लाई गई थी 2018 में गवर्नमेंट के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि उस टाइम डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों नेशंस में काफ़ी अपस्विंग पे थे, काफ़ी बढ़ रहे थे, तो उसके कारण की वजह से फ्री मूवमेंट रजीम लाई गई थी, लेकिन अब उसको हटा दिया जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ पे। अब जो आरबीआई है उसने कंसर्न्स रेज किए हैं ओवर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यूटिलाइजिंग कंज्यूमर डेटा फॉर कंसल्टिंग एंड एनालिटिक्स पर्पसेस। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बेसिकली वो होती हैं जो काफ़ी सारा डेटा वगैरह ले के, हिस्ट्री वगैरह देख के बोरोवर्स की ये बताते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, वो क्या अपना जो लोन वगैरह ले रहे हैं वो चुका पाएंगे या फिर नहीं। तो उस हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं लेंडर्स को। सो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या फिर इनको क्रेडिट ब्यूरोज भी बोला जाता है। दे आर रिपोजिटरीज ऑफ बोरोवर्स डेटा एंड जनरेट रेवेन्यू by providing lenders a customer's track record and credit scores based on the track record। इसके लिए बताते हैं पहले कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है किसी कस्टमर का, उसका क्रेडिट स्कोर बताते हैं, पहले कितने टाइम पे उसने पेमेंट की थी अपने लोन्स वगैरह की, जिससे कि एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया जा सके लेंडर के द्वारा कि भाई इनको किस हिसाब से लोन देना है, किन टर्म्स पे देना है। ठीक है, लेकिन अभी इनमें क्या हुआ कि काफ़ी सारी कस्टमर कंप्लेंट्स आई हैं रिलेटेड टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, और जो आरबीआई का सुपरवाइजरी असेसमेंट होता है उसमें भी कुछ कंसर्न्स उमड़ के आए हैं। सो देयर इज़ अ नीड टू इम्प्रूव डेटा क्वालिटी इंडिकेटिंग पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसीज एंड शॉर्टकमिंग्स इन द एग्जिस्टिंग डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। अभी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है और डेटा क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो ये बात थी इसमें। अब आते हैं जापान पे। जापान सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि वहाँ पे आया एक अर्थक्वेक और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाने गए, अराउंड 48। सो अ सीरीज ऑफ पावरफुल अर्थक्वेक्स हिट वेस्टर्न जापान, काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स आए एंड आफ्टर शॉक्स कंटिन्यू टू शेक इशिकावा प्रीफेक्चर नियर बाय एरियाज and nearby areas a day after a magnitude 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया बेसिकली वहाँ पे मंडे आफ्टरनून पर। और उसके बाद और भी अर्थक्वेक्स आए जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी जाने चली गई। सो ये बात थी इसमें। तो बस इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।